नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा करंट अफेयर है और जो मुझे समसामयिकी आज के लिए जो महत्वपूर्ण लगा और इम्पोर्टेंट लगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपने देखा कि 300 ट्री फेल ट्रीज विल कॉस्ट 2.2 बिलियन इन प्रोडक्ट्स, यानी काटे जाने वाले 300 वृक्षों की ऑक्सीजन और जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनके लिहाज से 220 करोड़ रुपए की कीमत है। अब ये क्या है? ये द हिंदू से है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा अगर जाने हम, तो हम ये जानेंगे कि ये जो न्यूज़ है ना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी जो विशेषज्ञ समिति है ना, एक्सपर्ट कमेटी जो है, उनकी रिपोर्ट की जो न्यायिक अवेक्षा है यानी जुडिशियल नोटिस की गई है। इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें बोला गया है कि पश्चिम बंगाल में 5 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए काटे जाने वाले 300, ध्यान देना, 300 धरोहर वृक्षों, यानी जो हम बोल सकते हैं हेरिटेज ट्रीज, है ना, इसकी कीमत जो है, वृक्षों की कीमत ऑक्सीजन और अन्य प्रोडक्ट के लिहाज से 2.2 बिलियन डॉलर है। यानी करीब इतना रुपया आप देख लीजिए कितना यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये कीमत, ये जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जीवित वृक्ष परियोजना से ज्यादा लाभप्रद है ना। तो ये हमें ध्यान देना। और इस आंकड़े का जो है किस प्रकार निर्धारित किया गया, कैसे आदमी बोल सकता है कि ये 2.2 बिलियन का है? तो ये क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले समझिए, कहने का मतलब यह है कि यह 10 अंकों का आंकड़ा है। 10 अंकों का आंकड़ा समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करने के उपरांत जारी किया, इसके बाद किया गया। देखिए समिति ने क्या किया, सिंपली समझिए। इन्होंने बोला कि इन वृक्षों द्वारा अपने 100 से अधिक वर्षों के प्राकृतिक जीवन काल के दौरान उत्पन्न किए जाने वाले उत्पादों की गणना की, और इन उत्पादों की गणना में प्राकृतिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण अंग होने के अलावा ऑक्सीजन, सूक्ष्म पोषक तत्व, खाद और जैव उर्वरक आदि को शामिल किया गया था। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आधार पे आपको ध्यान देना है कि इस आधार पे अगर सभी कीमतें जोड़ी जाएं और पेड़ की शेष आयु से उसमें गुना किया जाए तो वर्तमान मामले में कुल कीमत प्रति पेड़ 74,500 रुपये प्रति वर्ष था। आप समझिए ये किस तरीके की कदम उठाएगी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अगला जो आज का इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब अगला हमारा करंट अफेयर देखिए क्या है। अगला जो है आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेनमार्क से संबंधित है। अभी डेनमार्क का न्यूज़ क्या है भाई? देखिए, डेनमार्क द्वारा जो है, डेनमार्क एक कंट्री आपको मालूम है, और इनके द्वारा जो है उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण हुआ है। उत्तरी सागर, अब डेनमार्क समझिए, उत्तरी सागर कहाँ है? तो डेनमार्क हमको मालूम है कि यूरोप की तरफ है ना। तो उधर है, उधर उत्तरी सागर, यानी मान लीजिए कि रसिया का ये हिस्सा हो गया, और इधर जो है कुछ कंट्री के बाद यूरोप की, यहाँ पे डेनमार्क होता है। इधर का जो सी है, इधर जो है पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने का प्लान किया गया है। और यहाँ ध्यान देना है कि हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना के लिए मंजूरी दी है। अब इस परियोजना के बारे में अगर हम थोड़ी जाने, थोड़ी बात करें, तो हमें मालूम चलेगा कि अपने प्रारंभिक चरण में यह कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल जो आइलैंड है, यह 18 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर होगा। अब 18 फुटबॉल के मकान का जो मैदान का आकार कितना है, तो आप अपने थोड़े से लगा लीजिए। अब थोड़ा समझिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि इसके लिए सैकड़ों अब तटीय पवन टरबाइनों यानी ऑफशोर वाइंड टरबाइन्स से जोड़ा जाएगा, और यह घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा तथा नौ परिवहन, उड्डयन, उद्योग और भारी परिवहन के लिए हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा, है ना। और इस द्वीप पर 3 मिलियन यूरोपीय परिवारों की जो है विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण किया जाएगा। तो एक बात आती है जो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये अपतटीय जो पवन टरबाइन क्या होता है? देखिए समझिए इस बात को। जो अपतटीय पवन टरबाइन होता है, ये एक रोटरी उपकरण है जो हवा से जो है ऊर्जा को खींचता है। और अगर यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल मान लीजिए कि मशीनरी द्वारा सीधे होता है, जैसा कि पानी पंप करने के लिए, इमारत लकड़ी काटने के लिए या पत्थर तोड़ने के लिए होता है, तो वह मशीन पवन चक्की कहलाती है। इसके बदले अगर यांत्रिक ऊर्जा बिजली में परिवर्तित होती है तो मशीन को अक्सर पवन जनरेटर कहा जाता है। आपको साथ मालूम होगा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे जगहों पे। खैर, अगला जो हमारा करंट अफेयर उसके बारे में देखिए, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। अगला भी न्यूज़ हमारा जो है इंडियन एक्सप्रेस से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखिए। अब समझिए न्यूज़ क्या है मित्रों। ये देखिए, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाई द सडन पुश। अब ये क्या है मित्रों? समझना है कि सरकार प्रतिभूतियां क्या होती हैं,
है ना। देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लघु निवेशकों यानी जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सीधी पहुंच प्रदान की गई है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो खुदरा निवेशक होते हैं ना, जो उससे भी छोटे छोटे, वो सीधे आरबीआई के साथ अपना गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं आप सीधे। अब कोई बीच में रोक टोक नहीं है, और ये सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो अभी का जो है ये आखिर सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए मित्रों, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य उपकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होती है ये, है ना। ये चीज़ जान लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए, मैंने बता दिया, अब यहाँ पे समझिए कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब ये इसका क्या, इस जो करेंट प्रपोजल है इसका क्या ज़रूरत था। मित्रों, सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार में मुख्यतः संस्थागत निवेशकों जो जैसे कि मान लीजिए बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी के वर्चस्व हैं। ये इकाइयां 5 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक राशि में व्यापार करती हैं। इसलिए अल्प राशि के साथ व्यापार करने के इच्छुक छोटे निवेशकों के लिए मान लीजिए द्वितीयक बाजार में तरलता उपलब्ध नहीं पाती हैं। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि इनके निवेश करने का कोई आसान तरीका नहीं मिल पाता है। इस कारण वर्तमान में सीधे सरकारी जो प्रतिभूतियों में व्यापार करना खुदरा निवेशकों के मध्य अधिक लोकप्रिय नहीं है। ये चीज़ आपको शायद मालूम हो गया होगा। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कुछ ज़रूरी है एग्जाम को लेकर। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट केवल बॉन्ड अथवा दिनांकत जो प्रतिभूतियां जारी करती हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं मित्रों। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या है आप देखिए इस बारे में, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। मित्रों, हुआ क्या है, पहले जान लीजिए। प्रधानमंत्री जो बीमा फसल बीमा योजना है ना, ये 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये क्या किया गया था के तहत, मतलब जो दावों का समय से निपटारा करने के लिए 100 से अधिक जिलों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। और जो कृषि विभाग है यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनके प्रपोजल यानी प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मंजूरी दे दी है। और यह देश में रिमोट सेंसिंग तकनीक आधारित यह पहला सबसे पहला प्रायोगिक अध्ययन है जिसमें फसल के पैदावार का आकलन किया जाएगा। अब ये समझिए, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं, यहाँ पे आपने देखा ये 5 साल हो गए हैं, 13 जनवरी 2016 से 12 जनवरी 2021 तक, यानी 2 फरवरी 2021 तक या 6 फरवरी मानिए, ये 5 साल अभी तक हो चुके हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय कर दिया गया था, एक में मिला दिया गया था एक दूसरे में। और इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम हो जाए और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो जाए। लेकिन अभी जो फसल बीमा 2.0 आया है, इसमें क्या है कि ये 2020 का खरीफ सीजन से सभी किसानों हेतु नामांकन के लिए 100% यानी 100% स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के तहत गैर सिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को लगभग 30% और सिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। तो राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता क्या है, देखिए मित्रों, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि निर्णय में देरी होने पर क्या दंड है। मित्रों, जो हमारा संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें एक प्रावधान शामिल किया गया है, प्रोविजन, जिसमें राज्यों द्वारा खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च से पहले और रबी सीजन के लिए 30 सितंबर से पहले अपना हिस्सा जारी नहीं करने पर उन्हें बाद के फसल सीजनों की योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि ये जो देख रहे हो ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ये सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए जो था वो मैंने बता दिया है। अच्छा, जो अगला है ना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण अपना पार्टी बनाओ 10-15 लोगों का, बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं, और जाकर धर के इलेक्शन कमीशन के पास चले जाना है, उनको बोलना है कि लीजिए पकड़िए, साइन कीजिए, हमारा राइट है, अधिकार है। ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है जिसे हम लोग बोलते हैं, इनकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि वर्ष 2018-19 में, देखिए यहाँ पे दिया है ना, एडीआर का रिपोर्ट भी देख लीजिए यहाँ पे, एडीआर का रिपोर्ट के एनालाइज के बाद,
तो इसमें क्या बताया गया पहले देखिए मित्रों, वर्ष 2018-19 के लिए कुल 2301, देखिए यहाँ पे 2301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से मात्र 78 जो है, यानी हम बोल सकते हैं कि 3.39% की अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अच्छा, वर्ष 2017-18 के लिए यहाँ पे देखिए, इसमें 3.56 यानी मात्र 82 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी 3.56% द्वारा अंशदान रिपोर्ट संबंधित राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड की गई है ना। अच्छा, यहाँ ध्यान देना कि पिछले 10 वर्षों में इन दलों की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है और इनकी संख्या वर्ष 2010 में 1112 थी, देखिए, वहीं 2019 में 2301 हो गया है। तो गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं यानी अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो पार्टीज होती हैं जिनके लिए विधानसभा चुनावों या फिर आम चुनाव में राज्य पार्टी बनाने, है ना, बनाने हेतु आवश्यक मत प्रतिशत हासिल नहीं हो पाता, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी, वो राजनीतिक दल होने के पंजीकृत होने के बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, अथवा नए पंजीकृत राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल यानी अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तो भारत में कितने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए ये लाइन देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग में 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत है, जिनमें से 2301 दल अर्थात 97.50% दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आप देखिए, ये क्या है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। देखिए पहले समझिए, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय, समझ में आ रहा है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में होने वाले मतदान के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% हासिल करना अनिवार्य है। कितना है? 6% अनिवार्य है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये चीज़ जान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वो मैंने बता ही दिया। एक चीज़ देखिए, इसके अलावा इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल होना चाहिए। राजनीतिक दल के लिए राज्य के विधानसभा के लिए चुनावों में कुल सीटों का 3% यानी 3 सीटें जो भी अधिक हो हासिल होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था सो मैंने बता ही दिया, और बाकी यही करंट अफेयर आज का। और मुझे उम्मीद है कि आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।